अभी जो आपने वीडियो देखा है ना, इसको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। पहले लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हाई गाइज एंड वेलकम बैक टू दी चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 24 अगस्त 2022। तो गाइज आज है तारीख 24 अगस्त 2022 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम। देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है बुर्किना फासो को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बोलता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया गया था यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के दौरान, जो कि साल 2015 में हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है ये जो अलायंस है इसके अंदर यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो सभी हिस्सा हैं। अब बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों करेक्ट हैं या फिर ऑप्शन डी दोनों में से कोई सा भी करेक्ट नहीं है। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ के अंदर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर इंडियन रेलवेज़ ने सबसे लंबी मालगाड़ी को चलाया है। इस मालगाड़ी को नाम दिया गया है सुपर वासुकी। इस मालगाड़ी की जो लेंथ है, लंबाई है, वो लगभग 3.5 किलोमीटर्स के आसपास आपको देखने को मिल जाती है। काफ़ी सारे आर्टिकल्स बताते ये हैं कि इसके अंदर टोटल 6 इंजन हैं, लेकिन यहाँ पर इस वाले आर्टिकल के अंदर मेंशन किया जाता है इसके अंदर 5 इंजन है। लेकिन जब आप लोग मेजॉरिटी ऑफ न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स देखोगे तो वहाँ पर 6 इंजन के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ में इस ट्रेन के अंदर लगभग 295 डब्बे, 295 वैगन्स आपको देखने को मिलेंगे। और अभी रिसेंटली जब इस ट्रेन को चलाया गया तो इसने 27,000 टन के आसपास जो कोयला है उसको कैरी किया है अपनी एक जर्नी के अंदर। तो अभी तक की सबसे लंबी ट्रेन, सबसे हैवीएस्ट ट्रेन हमारे देश की ये देखने को मिल जाती है। कहाँ से कहाँ तक इसको चलाया गया है तो आप देख पाओगे, कोरबा जो छत्तीसगढ़ में है वहाँ से ये चलाई गई राजनांदगांव नागपुर तक। और इंडिया की लॉन्गेस्ट और हैवीएस्ट ट्रेन है। इस जो वीडियो को मैंने आपको दिखाया है ना, वो वीडियो जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था, इसी वजह से वो वीडियो को मैंने आपको दिखाया। आगे बढ़ते हैं और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ को देखते हैं। वो ये है कि अगर ये ट्रेन एक प्लेटफॉर्म से पास हो तो लगभग यहाँ पर 4 मिनट लगेंगे। तो ये जो ट्रेन है ना, इसको 4 मिनट लगते हैं एक स्टेशन को क्रॉस करने में। जैसा आप लोगों ने वीडियो में देखा था, जो नीचे काउंटिंग आ रही थी ना, वो काउंटिंग आ रही थी कि इतने डब्बे लगातार क्रॉस हो रहे हैं। तो लगभग 295 डब्बे हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको ओवरऑल स्टेशन क्रॉस करने में। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो पेज नंबर 1 पर आप देख पाओगे सबसे पहले ये आर्टिकल बना है और कल पूरे दिन यहाँ पर ये न्यूज़ में रहा है। सबसे पहली बात की जा रही है जो एनडीटीवी है, जिसको हम लोग न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड के नाम से जानते हैं। तो इस एनडीटीवी के अंदर अडानी ग्रुप ने अभी 29.18% का जो स्टेक है, वो जो शेयर है, वो डायरेक्टली परचेज़ कर लिया है। तो एक बहुत बड़ा शेयर जो है, एक बहुत बड़ा स्टेक जो है यहाँ पर परचेज़ किया गया अडानी ग्रुप के थ्रू। इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना रहा। तो करेंट टाइम पे अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें एनडीटीवी का कैसा है, क्योंकि देखो आज भी ना सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर इसको कवर किया गया है, सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट हेडलाइन ये बना हुआ नजर आएगा। तो क्या है हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे करेंट टाइम पर इस एनडीटीवी के अंदर जो प्रोमोटर्स है, जो मेजॉरिटी ऑफ को शेयर होल्डर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय।
अब प्रणॉय रॉय के पास में एनडीटीवी का 15.94% का शेयर है और राधिका रॉय के पास में 16.32% का, और इन दोनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई है आरआरपीआर। आरआरपीआर का मतलब अगेन वही राधिका रॉय और प्रणॉय रॉय। तो उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी बना दी और उस प्राइवेट कंपनी का भी जो शेयर है वो 29% के आसपास देखने को मिलेगा इस एनडीटीवी के अंदर। तो एनडीटीवी के अंदर जो टोटल शेयर होल्डिंग है 61.45% के आसपास की जो होल्डिंग है वो प्रोमोटर के पास में ही थी। बाकी जो 38.55% है वो पब्लिक शेयर होल्डिंग के पास में, यानी कि आप में जो भी हम लोग शेयर को परचेज करते हैं वो हम लोग यहाँ पर मतलब 38.55% की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब हुआ क्या कि कल अडानी ने यहाँ पर अडानी ग्रुप ने 29.18% का जो स्टेक है वो यहाँ पर इस कंपनी से परचेज़ कर लिया है। यानी ये जो कंपनी बनाई गई थी आरआरपीआर, तो ये वाला जो स्टेक है ना बेसिकली ये अडानी ग्रुप ने परचेज़ किया। और इसको परचेज़ करने के साथ साथ अडानी ग्रुप ने एक ओपन ऑफ़र दिया है 26% का। ओपन ऑफ़र का मतलब यह है कि अभी 26% और ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर बेचे एनडीटीवी तो यहाँ पर डेफिनेटली उसको ये परचेज़ कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा चर्चा में, ध्यान रखना, अब आगे कभी भी कवर होगा तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ज़्यादा कुछ खास बातें नहीं है, मैंने आपको यहीं पर बता दिया, एक न्यूज़ बनी हुई थी, नहीं तो फिर काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि एक आर्टिकल मिस कर दिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर आते हैं। अब देखो यहाँ पर ये आर्टिकल ना सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है आज के टाइम पर। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मेंशन किया है कि जो रिसेंटली बिल्किस केस के अंदर रेमिशन दिया गया है उन लोगों को जो 11 कॉन्विक्ट थे बिल्किस बानो गैंगरेप केस के अंदर में, अभी रिसेंटली उनको रेमिशन दिया गया, यानी कि उनको रिहा कर दिया गया, रिलीज़ कर दिया गया जेल से। तो अब यहाँ पर जो रेमिशन है इसके अगेंस्ट में जो यहाँ पर प्ली है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर उसकी सुनवाई करेगा। तो ये यहाँ पर आर्टिकल के अंदर बताया गया। लेकिन अभी तक हम लोगों ने बिल्किस बानो केस के बारे में पढ़ा नहीं है, तो मैं आप लोगों को आज थोड़ा सा बिल्किस बानो केस के बारे में बता देता हूँ। मतलब ओवरऑल क्या हुआ था वो सारी बातें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लगातार यहाँ पर ये सुर्खियों के अंदर बना हुआ है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी से रिलेट कर पाओगे। रेमिशन किस प्रकार से दिया जाता है, रेमिशन को लेकर कौन कौन से एक्ट हैं, क्या क्या लॉज हैं, किसके पास पावर हैं, वो भी सब कुछ मैं यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहली बात, हम लोग बिल्किस बानो केस के बारे में अगर चर्चा करें तो बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर समझते हैं पूरा मुद्दे को। आपको पता होगा गोधरा कांड के बारे में। तो गुजरात के अंदर जो यहाँ पे गोधरा दंगे होते हैं ना, उसके बाद में ये पूरी घटना होती है बिल्किस बानो के साथ में। एग्जैक्ट अगर हम लोग बात करें तो 27 फरवरी 2008 की बात है, सॉरी 2002 की बात है। 27 फरवरी 2002 में अगर हम लोग बात करें तो ये जो दंगे हैं ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद में 28 फरवरी 2002 में, यानी इसके अगले दिन ही जो बिल्किस बानो है वो अपना गांव जो है वो छोड़कर निकलती हैं। अब गांव छोड़कर निकलती हैं और 3 मार्च 2002 को, ठीक है ना, क्या हुआ, 27 फरवरी को दंगे भड़ के 28 फरवरी को इन्होंने गांव छोड़ा अपना कि देखो यहाँ पे कोई परेशानी ना हो जाए इसके चक्कर में। फिर उसके बाद में 3 मार्च 2002 को ये पहुँच जाती हैं छप्परवाड़ विलेज के अंदर। छपरवाड़ा गांव पर पहुंची और वहीं पर आप कह सकते हो ये पूरी की पूरी घटना होती है उस गांव के अंदर। होता यह है कि बिल्किस बानो यहाँ पर अकेली नहीं होती हैं, इनके साथ में इनकी एक 3 साल की लड़की भी है और प्लस 14 और भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं। तो अब जब ये छपरवाड़ा गांव पर पहुंचती हैं तो उस गांव के अंदर लगभग 20 से 30 लोग आपको देखने को मिलेंगे जो कि जिनके पास में डंडे थे, स्वॉर्ड थी। तो उन चीज़ों से यहाँ पर इनके ऊपर अटैक किया गया। उस मोब ने यहाँ पर इनके ऊपर अटैक किया, इनकी डॉटर के ऊपर अटैक किया। उसके बाद में यहाँ पर जो इनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके ऊपर अटैक किया, फैमिली मेम्बर्स को मार भी दिया गया। अब बिल्किस बानो यहाँ पर सर्वाइव कर जाती हैं। अब यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी क्रुएल्टी को फेस किया, इनके साथ में गैंगरेप भी हुआ। गैंगरेप के बाद में कुछ टाइम तक वो अनकॉन्शियसली वहाँ पे पड़ी रहीं। बाद में उठकर कपड़े लेने के बाद में किसी से वहाँ पे जो ट्राइब्स हैं वहाँ से कपड़े लेने के बाद में उन्होंने जो लोकल पुलिस है वहाँ पे जाकर एक कंप्लेंट फाइल करवाने की कोशिश करी। तो यहाँ पे एक कंप्लेंट फाइल करवाई, लेकिन आप कह सकते हो ना कि वो पहले तो यहाँ पर इस एफआईआर को फाइल करने से मना कर दिया गया। बाद में यहाँ पर फाइल किया भी गया तो एक तरीके से ज़्यादा कुछ डिटेल्स वहाँ पे लिखी नहीं गई। मतलब मुद्दे को ना ओवरऑल दबाने की काफ़ी सारी कोशिश करी गई। फिर बाद में ये पहुँचती हैं एनएचआरसी के पास में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास। अब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचता है। सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन बैठाता है इस पूरे केस के अंदर में, और फिर इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितने भी एक्यूज लोग थे उनको यहाँ पे अरेस्ट किया गया। जितने भी एक्यूज लोग थे उनको यहाँ पर जेल में डाला गया।
अब इस मुद्दे को होता क्या है, गुजरात से शिफ्ट कर दिया जाता है मुंबई के अंदर, क्योंकि गुजरात में ये मुद्दा जब चल रहा होता है, पूरा केस चल रहा होता है, तो बल्कि मानो को काफ़ी सारे थ्रेट वगैरह भी आते हैं, धमकियाँ आती हैं। तो इस मुद्दे को शिफ्ट कर दिया जाता है मुंबई के अंदर में, और वहाँ पर 4 साल लगते हैं पूरे प्रोसेस को। देन फाइनली यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये जो 20 लोग थे, इसमें से जो 13 लोग हैं उनको यहाँ पे दोषी साबित किया जाता है। फिर उसके बाद में फाइनली कोर्ट ने लास्ट में लगभग 11 लोगों को लाइफ सेंटेंस यानी कि उम्र कैद की सज़ा देती है। अब जैसे यहाँ पर उम्र कैद की सज़ा दी गई लास्ट में 11 लोगों को, तो अब क्या हुआ, रिसेंटली इन्हीं 11 लोगों को यहाँ पर जेल से छोड़ दिया गया है। अब जेल से छोड़ा तो उसके बाद पूरे कंट्री में काफ़ी सारी बवाल आपको देखने को मिलेगा कि इनको क्यों छोड़ा गया। और प्लस एक चीज़ यहाँ पर ये भी काफ़ी गलत देखने को मिलती है कि सेलिब्रेशंस के साथ में छोड़ा गया है, मतलब जब इनको छोड़ा गया तो काफ़ी सारा सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा। तो उसी रेमिशन को लेकर ना एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। अब वही रेमिशन का जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्ली करी जाती है कि वो इस रेमिशन के मुद्दे को देखे, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है कि देखो यहाँ पर ये इस वाली जो प्ली है रेमिशन के अगेंस्ट में, वो इस प्ली को देख सकता है, इस पिटीशन को देख सकता है। क्लियर हुआ। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये जो रेमिशन दी गई मतलब छोड़ा किस बेसिस पर छोड़ा गया। पहली बात, रेमिशन को लेकर क्या क्या पावर्स देखने को मिलती हैं, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। रेमिशन को लेकर क्या क्या एक्ट हमारे पास में है। सबसे पहली बात, आपको प्रिजन एक्ट ऑफ 1894 देखने को मिलेगा। जो ये प्रिजन एक्ट ऑफ 1894 है, ये बेसिकली यहाँ पर रेमिशन को डिफाइन करता है। रेमिशन मतलब सज़ा को माफ़ कर देना, कम कर देना, है ना, तो उसको हम लोग रेमिशन बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रिजन एक्ट 1894 के अंदर यहाँ पर आप कह सकते हो रेमिशंस के बारे में बता रखा है कि जो भी यहाँ पर एक तरीके से कैदी है उसका मतलब आप कह सकते हो कि जो बिहेवियर है जेल के अंदर वो काफ़ी सही हो जाता है, तो उसके बाद यहाँ पर उसकी सज़ा कम कर दी जाएगी। क्योंकि ओवरऑल हमारा पर्सपेक्टिव यह है कि जो कैदी है, जो ये कॉन्विक्ट है, उसके अंदर रिफॉर्म्स करे जाएँ, उसके अंदर चेंजेस करे जाएँ, है ना। तो ये हमारा एक ओवरऑल गोल रहता है। नाउ एट द लास्ट यहाँ पर जो प्रिजन है ना, जो ये जेल वाला सेक्टर है, ये बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है। आपको पता होगा संविधान के अंदर 7वें शेड्यूल के अंदर अलग अलग लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है। तो ये जो प्रिजन वाला मुद्दा है ये बेसिकली स्टेट लिस्ट पर के अंदर आता है, यानी कि वहाँ पे राज्य सरकार उसके हिसाब से लॉस को गवर्न कर सकती है। क्लियर हुआ। अब ये लॉ को लेकर, ये जो रेमिशन को लेकर आपको कानून देखने को मिलेंगे, ये मैंने आपको बताया, इनका मेजर पर्पज़ ये होता है ताकि हम जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसके अंदर रिफॉर्म कर सकें, और साथ ही साथ यहाँ पे जो लोग हैं, क्योंकि देखो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर ये ह्यूमन का एक राइट भी हो जाता है, उनके पास में काफ़ी सारे अधिकार भी आपको देखने को मिल जाते हैं, और उनके अंदर एक काफ़ी बड़ा चेंज लेकर आने की कोशिश की जाती है। और अगर चेंज होता है, बिहेवियर के अंदर एक सुधार होता है, तो उसके बाद यहाँ पर उनको रिलीज़ कर जाता है, मतलब सज़ा को कम कर दिया जाता है। मान लो 10 साल की सज़ा है तो 2 साल की छूट दे दी गई, तो इस प्रकार से रेमिशन कर दिया जाता है। क्लियर हो गया। तो एक चीज़ तो आपको ये देखने को मिलेगी, रेमिशन को लेकर प्रेजेंट एक्ट है। दूसरा, आर्टिकल 72 जो है हमारे संविधान का, वो हमारे प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो भी यहाँ पर रेमिशन कर सकते हैं। तो हमारे संविधान में आर्टिकल 72 में बोला गया प्रेसिडेंट के पास में भी पावर है रेमिशन यानी कि छूट देने की। और ऐसे ही आर्टिकल 161 जो है ना, ये सिमिलर पावर, बिल्कुल सेम टू सेम पावर गवर्नर को भी देता है रेमिशन देने की। ठीक है ना। फिर उसके बाद में, ये तो मैंने आपको संविधान की बात बताई। अब बात करते हैं सीआरपीसी की, दैट इज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सीआरपीसी के अंदर जो सेक्शन 432 है, ये भी यहाँ पे एम्पावर करता है सरकार को कि वो यहाँ पे क्या कर सकती है, रेमिट कर सकती है ऑफ द सेंटेंस ऑफ अ प्रिजनर। कोई कैदी है, उसको सज़ा मिली हुई है, तो उसकी सज़ा को कम किया जा सकता है। तो ये सीआरपीसी के अंदर बोला गया है, किसमें, सेक्शन 432 में। अब लेकिन जो पॉइंट बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अब जो सीआरपीसी का, ये तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया सेक्शन 432, लेकिन ये वाला जो सेक्शन है, एक और सेक्शन है सेक्शन 433A। तो सीआरपीसी का सेक्शन 433A जो है ना, वो ये बोलता है कि मान लो यहाँ पर कोई भी अपराधी है, कोई भी प्रिजनर है, वो यहाँ पर दोषी साबित होता है, उसको पनिशमेंट मिलती है उम्र कैद की। ठीक है, डेथ सेंटेंस मिल जाती है उसको, यहाँ पर एक तरीके से मौत की सज़ा मिल जाती है, तो उसको भी यहाँ पर रिलीज़ किया जा सकता है, यानी कि उसको भी छोड़ा जा सकता है अगर वो अपनी 14 साल की सज़ा काट ले। तो सपोज़ 14 साल की उसने सज़ा काट ली, और 14 साल की सज़ा मतलब उम्र कैद की सज़ा दी गई उसे, और 14 साल की उसने सज़ा काट ली, तो 14 साल की सज़ा काटने के बाद में भी यहाँ पर उसको रिलीज़ किया जा सकता है। 14 साल से पहले रिलीज़ नहीं कर सकते, ये आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। तो ये कुछ एक्ट्स आपको देखने को मिलता है। उसके बाद सीआरपीसी का एक और सेक्शन है सेक्शन 435। तो सीआरपीसी के 3 सेक्शंस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। 432 हो गया, 433A हो गया, अब आता है यहाँ पर 435। तो जो 435 है ये क्या बोलता है
कि मान लो कोई केस है जो कि हमारे दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट इन्वेस्टिगेट कर रहा है, यानी डीएसपी जो है वो किसी केस को देख रही है, या फिर कोई भी और दूसरी भी एजेंसी हो गई जो भी किसी केस को देख रही है, किसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है सेंट्रल एक्ट के अंदर में। तो होगा क्या, वहाँ पर ना जो स्टेट्स हैं, जो हमारी राज्य सरकार है, उनको पहले बातचीत करनी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, उसके बाद में ही किसी की सज़ा कम की जा सकती है, कंसल्टेशन के बाद में कम की जा सकती है। तो ये रेमिशन को लेकर आपको सारे एक्ट और लॉज जो भी हैं वो मैंने आपको बताए हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना, क्योंकि ये रिसेंटली भी न्यूज़ में थे, ये फिर से न्यूज़ में आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे बिल्किस बानो केस के अंदर जो 11 लोगों को अभी छोड़ा गया है वो किसी और ही लॉ के अंदर छोड़ा गया है। वो कौन सा है मैं आपको समझाता हूँ। वो आपको गुजरात के अंदर ना इनका खुद का रेमिशन पॉलिसी ऑफ 1992 देखने को मिलेगा। गुजरात के अंदर जो गुजरात का पैनल है, इन्होंने तो इन 11 लोगों को छोड़ा है गुजरात के अंदर। तो गुजरात के अंदर रेमिशन पॉलिसी ऑफ 1992 आपको देखने को मिलेगी, यानी कि 1992 की एक पुरानी सी पॉलिसी थी जो कि यहाँ पे किसी कॉन्विक्ट को माफ़ करने के लिए बनाई गई थी। अगर उस कॉन्विक्ट ने, मान लो कोई दोषी है, उसने अपनी सज़ा काट ली है 14 साल की, तो यहाँ पर उनको प्रीमेच्योर रिलीज़ दी जा सकती है, यानी कि क्या किया जा सकता है, उनको छोड़ा जा सकता है, उनकी सज़ा कम की जा सकती है। तो ये बेसिकली यहाँ पर रेमिशन पॉलिसी ऑफ 1992 के अंदर मेंशन था। अब यहाँ पर इन कैदियों ने 15 साल पूरे कर लिए थे, तो बेसिकली यहाँ पर इसी रेमिशन पॉलिसी ऑफ 1992 के अकॉर्डिंग, यानी कि 1992 के पॉलिसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनको छोड़ा गया। लेकिन आपको पता होगा, अभी मैंने इतनी बार बोला कि रेमिशन पॉलिसी ऑफ 1992 था मतलब यहाँ पर ये पहले हुआ करता था, बाद में इसके अंदर कुछ चेंजेस करे गए। और लेकिन बाद में जब चेंजेस करे जाते हैं 2014 के अंदर में, तो चेंजेस इस प्रकार से कुछ हैं कि अगर कोई पर्सन दोषी साबित होता है, मान लो यहाँ पर कोई गैंगरेप करता है, मर्डर करता है, तो उसको प्रीमेच्योर रिलीज़ नहीं दिया जा सकता। यानी 2014 में जो बदलाव हुआ है उसके बेसिस पर तो आप यहाँ पर ऐसे गैंगरेप के केस में, या आप कह सकते हो कि जो ये मर्डर का केस है, इसमें आप प्रीमेच्योर रिलीज़ नहीं दे सकते, इसमें छोड़ा नहीं जा सकता। तो ये आपने पुरानी वाली पॉलिसी के बेसिस पर छोड़ा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी हद तक बवाल देखने को मिला है। तो आई होप आप लोग को यहाँ पे समझ में आ चुका है, गुजरात के अंदर जो पुरानी वाली रेमिशन पॉलिसी है 1992, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन 11 कॉन्विक्ट्स को भी छोड़ा गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर फिलहाल वो जो पॉलिसी है वो हट चुकी है। अभी 2014 के अंदर इसके अंदर चेंजेस किया गया है। तो अब जो बेसिकली यहाँ पर गैंगरेप या फिर कोई मर्डर करता है तो उसको ये प्रीमेच्योर रिलीज़ नहीं दिया जाता, उसको यहाँ पर उसके लिए कोई भी ऐसी रेमिशन नहीं दी गई है। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा था। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से ये सब कुछ समझ में आ चुका है। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबा देना। एक छोटा सा टारगेट रहता है 5K प्लस लाइक का, जिसको आप लोग अचीव करवा सकते हो, पिछले कुछ दिनों से अचीव करवा देते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, दीपक यादव एजुकेशन टाइप करना, आपको ये मेरा प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे कनेक्ट कर आप लोग अपनी क्वेरीज़ को मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। now आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। रिसेंटली यहाँ पर एक स्टडी कंडक्ट की जाती है, प्यू रिपोर्ट की स्टडी आती है। और वो जो प्यू रिपोर्ट है वो यहाँ पर यह बोलता है कि हमारी कंट्री में जो सेक्स रेशियो है एट बर्थ वो अभी धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रहा है, जो कि एक टाइम पर बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो चुका था। एक समय ऐसा था, लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो साल 2011 के अंदर, उस समय 100 गर्ल्स अगर पैदा हो रही थी तो 100 गर्ल्स के ऊपर 111 बॉयज़ थे। वैसे यहाँ पर अब 2011 के अंदर ये सिनेरियो था, लेकिन अब ये सिनेरियो बदल रहा है। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं, यानी कि जो गर्ल्स का बर्थ हो रहा था, गर्ल्स का बर्थ कम हो रहा था, बॉयज़ का बर्थ ज़्यादा हो रहा था, ऐसा यहाँ पर कह सकते हो। लोग सन बायस थे, लोगों को यहाँ पर एक बेटा चाहिए होता था। और इसी की वजह से जो बेबी गर्ल है ना, वो बहुत लंबे समय से मिस होती जा रही थी। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर कम हो रही थी, क्योंकि लोग यहाँ पर बेबी गर्ल को पैदा करना नहीं चाह रहे थे। एक तरफ सन बायस यहाँ पे लोगों के अंदर देखने को मिल रहा था। और इसी की वजह से समय ऐसा था कि जो बॉयज़ की पॉपुलेशन है, मतलब जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है, वो आप देखोगे तो बॉयज़ का थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द गर्ल। साल 2010 की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारी कंट्री में जो मिसिंग गर्ल थी वो लगभग 4,80,000 के आसपास थी। लेकिन साल 2019 में ये थोड़ा सा कम हुआ, ये 4,10,000 के आसपास पहुंच गया है। यानी कि यहाँ पे जो पहले ऐसा हुआ करता था, अगर यहाँ पर बेबी गर्ल है तो एबॉर्शन करवा लिया जाता था, वो चीज़ें आज के टाइम पर कम हुई हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा और पीछे लेकर जाएं 1970s के आसपास, तो 1970s में हालात थोड़े से और बेकार थे, क्योंकि उस समय प्री नेटाल डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी अलाउ करी गई थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर यह है कि आप जब यहाँ पर एक किसी माँ के वॉम्ब के अंदर बच्चा बन रहा है, तो यहाँ पर बनते बनते उसको पता लगाया जा सकता था कि वो लड़का है या लड़की है।
तो ये प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी उस समय अलाउ थी, लोग करवाते थे और पता चलता था कि जैसे यहाँ पर गर्ल है तो अबॉर्शन करवा लेते थे। इसकी वजह से यहाँ पर आप देख पाओगे जो फीमेल बेबीज़ हैं वो थोड़ी सी कम पैदा हो रही थी, जो मेल जो आपको बेबीज़ देखने को मिलेंगे वो थोड़े से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो 1950-60s के अंदर ये जो सेक्स रेशियो बर्थ है ये 100 फीमेल बेबीज़ थी, तो यहाँ पर 105 मेल बेबीज़ थे। फिर उसके बाद में यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो ये चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं, यानी कि जो गैप है बढ़ता चले जाता है। ये मैंने आपको बताया 1950s और 1960s के आसपास, 1970s के आसपास और बढ़ जाता है। फिर 1980s के अंदर अगर यहाँ पर 100 गर्ल बेबी हैं तो यहाँ पर 108 जो मेल बेबीज़ हैं वो पैदा होते हैं। 100 गर्ल के ऊपर 108 आपको बॉयज़ देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद में ऐसे ही यहाँ पर आप कह सकते हो चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। फिर 1980s के बाद 1990s में यहाँ पे 110 बॉयज़ होते हैं पर 100 गर्ल्स। तो इस प्रकार से चीज़ें ये बढ़ती चली गई। लेकिन अब जो रिसेंटली स्टडी कंडक्ट करी गई है, रिसेंट स्टडी में बताया गया कि अब थोड़ा सा मामला थम रहा है, यानी जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो रही है। नॉर्मलाइज इस प्रकार से हो रही है क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने देखा था तो हालात ये थे कि 110 बॉयज़ पर 100 गर्ल्स की सिचुएशन थी। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हुआ है, अभी थोड़ी सी चीज़ें वापस से कम हुई है। सिचुएशन ऐसी हुई है कि यानी कि आप कह सकते हो कि 108 पहुँच चुका है वापस से। 108 बॉयज़ के 108 जो बॉयज़ हैं पर 100 गर्ल्स देखने को मिल रहे हैं। यानी कि सिचुएशन पहले एक समय ऐसा था कि जब 110 बेबी बॉय हो रहे थे और 100 गर्ल थी, लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो रही है। यहाँ पर मतलब हर 100 की बात की जा रही है कि हर 100 लड़कियों में यहाँ पर हर 100 लड़की हो रही थी, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि 108 लड़के हो रहे थे, 110 लड़के हो रहे थे। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी नॉर्मल हो चुकी है पहले के कंपैरिजन में। पहले हालात यहाँ पर ये थी, अब थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। वो चीज़ें यहाँ पर इस स्टडी के अंदर मेंशन की गई हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, जो लेटेस्ट डेटा है साल 2019-20-21 का, तो लेटेस्ट डेटा के अंदर मेंशन किया गया, यहाँ पर आप देख पाओगे 108 बॉयज़ पर 100 गर्ल्स, जो कि पहले साल 2011 में लगभग यह 111 बॉयज़ हुआ करता था। 111 बॉयज़ पर 100 गर्ल्स हुआ करता था, आज ये 108 बॉयज़ पर 100 गर्ल्स हो चुका है। ठीक है ना, यानी जो रेशियो है ये थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो रहा है, जो रेशियो एक टाइम पर जिस रेशियो के अंदर एक बहुत बड़ा गैप हुआ करता था। तो ये छोटी सी स्टडी थी, इसको ध्यान ही रख सकते हो कि आने वाले टाइम पर इसका इस्तेमाल एडिटोरियल वगैरह के अंदर किया जा सकता है, तो आगे पढ़ने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट कर पाओगे। अब यहाँ पर आर्टिकल के अंदर क्या बोला गया है, जो डीआरडीओ है, अभी डीआरडीओ ने क्या किया है, एक इंडिजीनियस मिसाइल को टेस्ट किया है। वो जो मिसाइल है वो है VLSRSAM। इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको देखने को मिलती है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर मिसाइल का मतलब ये है कि जो सतह से हवा में, आसमान में जो हमारा टारगेट है उसको हिट करने के लिए इस मिसाइल को बनाया गया है। तो ऐसे सरफेस टू एयर मिसाइल होती है, यानी कि जो सरफेस से यहाँ पर हवा में छोड़ी जाती है, हवा में अपने टारगेट को हिट की जाती है। एक होती है सरफेस टू सरफेस, यानी सतह से सतह पर अपने टारगेट को हिट करने के लिए बनाई जाती है। और एक होती है एयर टू एयर, यानी कि मान लो हवा में विमान है, एयरक्राफ्ट है, और दूसरा यहाँ पर एयरक्राफ्ट है, तो हम अपने एयरक्राफ्ट से दूसरे एयरक्राफ्ट को टारगेट कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर एयर टू एयर मिसाइल होती है, जो कि हवा में ही यहाँ पर छोड़ी जाती है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सरफेस टू एयर मिसाइल की। तो VLSRAM क्या है, यह है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसको रिसेंटली यहाँ पर लॉन्च किया गया ओडिशा से। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमें काफ़ी हद तक मदद करने वाला है, हमें दुश्मन के एरियल टारगेट से बचाने वाला है, एरियल थ्रेट से बचाने वाला है। अब आपने एक वर्ड देखा होगा वर्टिकल लॉन्च। वर्टिकल मतलब क्या होता है, वर्टिकल ऐसे होता है, हॉरिजेंटल ऐसे होता है, सिंपल बात है। तो इस मिसाइल को जो लॉन्च किया गया है, ये इसका नाम ही वर्टिकल लॉन्च मिसाइल है। तो मतलब जैसे हमारा ये जहाज़ हुआ, तो इस जहाज़ पे से मिसाइल को लॉन्च करना होगा तो इस प्रकार से वर्टिकल, यानी कि बिल्कुल सीधी ऊपर जाएगी। मान लो ऊपर कोई थ्रेट है, ऊपर कोई दुश्मन का एयरक्राफ्ट है, या फिर ऊपर कुछ भी एरियल थ्रेट है, तो क्या होगा, यहाँ से हम लोग मिसाइल दागेंगे सीधा ऊपर और अपने टारगेट को हिट करेंगे। तो ये है VLSRSAM। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ चुका है इसका मतलब क्या होता है। तो DRDO ने इसको बनाया। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगर आपको इसके बारे में लिखना हो तो लिखित के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा दी गई हैं, जैसा आप लोग नीचे देख पा रहे होंगे। तो एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, DRDO ने डेवलप किया है इंडियन नेवी के लिए। इस मिसाइल की जो रेंज है वो आपको 50 किलोमीटर के आसपास की देखने को मिलेगी। 50 किलोमीटर तक के डिस्टेंस को ये ट्रैवल कर सकता है। प्लस यहाँ पे खास बात यह है
कि डीआरडीओ के साथ साथ कुछ और बॉडीज़ भी हैं जिन्होंने मिलकर यहाँ पर इसको प्रॉपरली डेवलप किया है। डीआरडीओ क्या है, एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जान लो, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम लोग यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म, आपको डीआरडीओ की फुल फॉर्म ये देखने को मिलती है। डीआरडीओ बेसिकली यहाँ पर बना है अलग अलग बॉडीज़ को मिलाकर। तो डीआरडीओ को बनाया गया था 1958 में। उससे पहले अलग अलग बॉडीज़ हुआ करती थी, टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, उसके बाद डायरेक्टरेट एंड टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एंड डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। तो इन तीनों को कंबाइन करने के बाद में ही डीआरडीओ बनकर निकलता है। डीआरडीओ कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? सिंपल सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। क्लियर हुआ? अगला आर्टिकल नाउ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ से रिलेट कर पाओगे। देखो रिसेंटली यहाँ पर स्टडी पब्लिश होती है, बात करती है विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का जो लेवल है हमारे कंट्री में वो बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलेगा। विटामिन डी की डेफिशिएंसी, मतलब आप कह सकते हो 90% लोगों के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। अब इंडिया, मतलब एक ऐसी आपको इंडिया की लोकेशन देखने को मिलती है जहाँ पे अच्छी खासी धूप आती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे हमारे कंट्री में विटामिन डी की काफ़ी ज़्यादा कमी है। उसके पीछे कई सारे रीज़न है। देखो, ज़्यादा कपड़े पहनोगे तो विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन कम रहता है, ठीक है ना। वैसे आपको विटामिन डी, एक नेचुरल विटामिन डी सन की एनर्जी से ही मिलेगा, सूर्य से ही मिलेगा। प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो जो सन स्क्रीन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, इससे विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। एज की अगर हम लोग बात करें, जैसे जैसे यहाँ पर लोग बूढ़े होने लगते हैं तो उसके बावजूद विटामिन डी का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम होने लगता है। या किसी बॉडी के अंदर, किसी के भी बॉडी के अंदर फैट लेवल थोड़ा ज़्यादा है तो भी यहाँ पे आप कह सकोगे जो विटामिन डी है ना, उसका अमाउंट थोड़ा सा कम होने लगता है। तो विटामिन डी बेसिकली आज के टाइम पर लगातार कम हो रहा है। अब इसके यूजेस क्या, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, इसका इंपॉर्टेंस क्या, ये बहुत ज़्यादा मतलब रिलीवेंट आर्टिकल कह सकते हो। स्क्रीन पर आप लोग नीचे देखना, विटामिन डी डेफिशिएंसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इंडिया के पास में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कि आज के टाइम पर विटामिन डी की कमी से, डेफिशिएंसी मतलब इसकी कमी से सफ़र कर रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, गरीब हो, अमीर हो, कोई मैटर नहीं करता, सभी लोग यहाँ पर ज़्यादातर अधिकतर लोग यहाँ पर इस विटामिन डी की कमी से सफ़र कर रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर धूप पड़ती है इतनी ज़्यादा, उसके बावजूद भी यहाँ पर ये प्रॉब्लम नज़र आती है। विटामिन डी है क्या? देखो, विटामिन डी बेसिकली एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो कि अगर आप लोग नेचुरली लेना चाहो तो बहुत ही कम फूड है जिसके अंदर ये विटामिन डी मिल पाता है। जैसे फैटी फिश हो गया, फिश लिवर ऑयल हो गया, ठीक है ना, आपने देखा होगा जो फिश ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बीफ हो गया, उसके बाद चीज़ हो गया, एग योक हो गया। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे नेचुरली विटामिन डी प्रेजेंट है, वो भी थोड़ा सा प्रेजेंट है। बाकी यहाँ पर अगर नेचुरली और वे में चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर आपको सनलाइट जो है ना वो थोड़ी सी लेनी पड़ेगी। सूर्य की किरणों से भी आपको बहुत ज़्यादा विटामिन डी मिलता है, ठीक है ना। ये एक बेसिकली एक बहुत तगड़ा नेचुरल सोर्स आप कह सकते हो। अच्छा, रोल क्या है, इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है विटामिन डी, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? देखो, विटामिन डी ना क्या करता है, बॉडी के अंदर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ऑब्वियस सी बात है, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो इससे जो कमज़ोर हड्डियाँ हैं वो मजबूत होने लगेंगी। या फिर आप कह सकते हो विटामिन डी प्रॉपर अगर आप लोग लेते रहते हो तो आपकी हड्डियाँ जल्दी कमज़ोर नहीं होंगी, हड्डियाँ कमज़ोर होने से बच जाएंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल आता है विटामिन डी का। प्लस और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, जो सूजन है उसको कम करने के लिए, सेल की ग्रोथ के लिए, और भी बहुत सारे काम के लिए विटामिन डी का एक बहुत बड़ा यूज़ किया जाता है, मतलब इसका एक इम्पॉर्टेंस होता है। अब यहाँ पे अगर मान लो किसी बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है? इससे प्रॉब्लम देखने को मिलेगा ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियोमेलेशिया मतलब हड्डियाँ थोड़ी सी मुलायम होने लगेंगी, कमज़ोर होने लगेंगी एडल्ट्स के अंदर। तो ये हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोमेलेशिया। बोन्स जो है वो पतली होने लगती हैं, ब्रिटल होने लगती हैं, उनका शेप बेकार होने लगता है। ये बेसिकली यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है अगर बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी हो तो। क्लियर हुआ? तो ये छोटा सा आर्टिकल था, इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नाउ अब आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। तो एडिटोरियल्स में हम लोग यहाँ पे एडिटोरियल थोड़ा सा सेशन इंपॉर्टेंट होता है हमारे इस वाले मतलब वीडियो का, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होता है। देखो, एक एडिटोरियल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस का, जो कि काफ़ी अच्छा है। एमएसएमई के बारे में चर्चा करता है, एमएसएमई के अंदर किस प्रकार से हम लोग ग्रीन एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एडिटोरियल द हिंदू का ईरान वाला हम डिस्कस करेंगे, ईरान और चाबार पोर्ट के बारे में डिस्कशन किया गया है। चाबार पोर्ट का क्या इंपॉर्टेंस है भारत के लिए वो समझेंगे, एक अच्छा एडिटोरियल है, यानी एग्जाम पर्सपेक्टिव में दोनों। तीसरा एडिटोरियल भी यहाँ पे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक टेम्पर के बारे में डिस्कशन करता है, तो उसको यहाँ पर हम लोग समझेंगे, ठीक है ना, कि यहाँ पर करेंट टाइम पर इंडिया के अंदर साइंटिफिक टेम्पर का काफ़ी बड़ा लॉस हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, मतलब जो साइंटिस्ट हैं
उन वहाँ पर क्या क्या इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, वो सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये 3 इश्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं जिसको डिटेल से कवर करेंगे। बाकी 1-2 शॉर्ट आर्टिकल हैं, उनको भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने मेंस क्वेश्चन को, यानी कि आज का जो मेंस क्वेश्चन है वो क्या है, उसको देख लेते हैं। तो आज का मेंस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, कोविड-19 ना, रिसेंटली आपने देखा होगा काफ़ी सारे आर्टिकल्स हम लोगों ने पढ़े हैं। कोविड-19 के केसेस लगातार वापस से बढ़ने स्टार्ट हो चुके हैं। कोविड-19 वापस से न्यूज़ में आ चुका है। तो एक क्वेश्चन है सिंपल सा, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो क्लास इनइक्वालिटीज़ और पॉवर्टी है ना इंडिया के अंदर, वो बढ़ी है। कोरोना की वजह से, रिसेंट टाइम में जब कोरोना आया तो इसकी वजह से इनइक्वालिटी यानी असमानताएं और गरीबी इंडिया के अंदर बढ़ती हुई नजर आई। आपके क्या विचार है इसके ऊपर, आपको लिखना है। ज़्यादा डिटेलिंग नहीं लिखनी है, सिर्फ और सिर्फ 150 शब्दों में लिखना है, क्योंकि आपके पास में मुझे पता है बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ होंगे लिखने के लिए, लेकिन 150 शब्दों में इस आंसर को कंसाइज मैनर में लिखना है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे, क्योंकि साल 2020 में इसको मेंस में क्वेश्चन में पूछा गया था। तो मेंस वाले पेपर में पूछा गया था, इस वजह से यहाँ पर ज़रूर से इसको अटेम्प्ट करना। और अटेम्प्ट करने के बाद में आपको कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना है, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना। आपको मेरा चैनल मिलेगा, लगभग 27,000 के आसपास लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो आप अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। वो लोग भी एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू भी करते हैं। आप लोग भी यही करना है कि आपको अपना आंसर लिखकर वहाँ पे सेंड करना है, प्लस दूसरे के आंसर्स को रिव्यू करना है। इससे फ़ायदा दोनों को होगा। देखो, फ़ायदा ये होगा, आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स मिलेंगे, काफ़ी कुछ सोचने को मिलेगा, काफ़ी सारे पॉइंट्स, थिंकिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज़ होगी। दूसरा, यहाँ पे सामने वाली की जो कमियाँ हैं, जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स होंगी, वो आप लोग यहाँ पर बता पाओगे। ठीक है ना। चलो फिलहाल चलते हैं सबसे पहले एडिटोरियल पर, इंपॉर्टेंट वाले पर। नाउ ये जो पर्टिकुलर एडिटोरियल है ना, ये आज के फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अंदर पब्लिश हुआ है। बहुत अच्छा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जमशेद गोदरेज एंड ओपी अग्रवाल साहब ने लिखा है, काफ़ी डिटेलिंग्स यहाँ पर प्रोवाइड करवाई इन्होंने बताया कि जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, तो एमएसएमई के अंदर जो ग्रीन लाइटिंग है वो किस प्रकार से यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकती है, किस प्रकार से यहाँ पर एमएसएमई को हम लोग आगे डेवलप कर सकते हैं, वो यहाँ पर ये कहने की कोशिश करते हैं। देखो, आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको यही समझाना होगा कि एमएसएमई एग्जैक्टली क्या है। वैसे तो यहाँ पे आपको पता होगा, एमएसएमई दैट इज़ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं वो बेसिकली यहाँ पर एमएसएमई की कैटेगरी के अंदर आते हैं। लेकिन बात यहीं पे नहीं रुकती है। देखो, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, तो यहाँ पर 3 प्रकार के आपको ये बिजनेसेस देखने को मिलेंगे। माइक्रो बिजनेसेस वो होते हैं जिसके अंदर यहाँ पर आप कह सकते हो जो इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट लगभग 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और इनका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। स्मॉल के अंदर जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और मीडियम के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो 50 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट मतलब इन्होंने जो भी खर्चा किया है अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर जो भी खर्चा हुआ होगा, और इनके जो एनुअल टर्नओवर होगा, जो भी यहाँ पर आएगा कमाकर, वो लगभग यहाँ पर 250 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिकली यहाँ पर टारगेट रखा गया है। अगर इस क्राइटेरिया को यहाँ पर ये एंटरप्राइजेस फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे वो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर आते हैं। ठीक है ना। तो इन्हीं बिजनेसेस के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज किया जा सकता है अगर हम लोग इन बिजनेसेस के अंदर क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ऑथर क्या कहने की कोशिश करते हैं। ऑथर यहाँ पर कहने की, क्योंकि दोनों बिजनेसमैन आपको देखने को मिलेंगे, तो ये क्या बोलते हैं कि इंडियन इकोनॉमी की जो आज के टाइम पर एक बहुत बड़ा बैकबोन है ना, वो आपको एमएसएमई देखने को मिलेगा। भारत के अंदर 63 जो आपको मतलब 63 से भी ज़्यादा एमएसएमईज आपको देखने को मिल जाते हैं। 63 मतलब 63 मिलियन, मैंने मिलियन नहीं बोला, 63 मिलियन से ज़्यादा आपको एमएसएमईज दैट इज़ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस देखने को मिल जाएंगे। और इसी की वजह से हम लोग चाइना के बाद में दूसरे नंबर पर टॉप पर आ रहे हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा एमएसएमईज पाई जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस एमएसएमई सेक्टर के अंदर बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं, इन्होंने बहुत सारा रोजगार भी दिया है। लगभग 110 मिलियन जो वर्कर्स हैं आज के टाइम पर इस एमएसएमई के अंदर काम कर रहे हैं। और इसी एमएसएमई की वजह से इंडिया की जो जीडीपी है उसके अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मिलता है, हम लोग एक्सपोर्ट वगैरह भी कर पाते हैं। बहुत सारा सपोर्ट हमारी इकोनॉमी को इस एमएसएमई से ही मिल रहा है। फिर एक और बात यह आती है कि जितने भी एमएसएमईज है भारत के अंदर, इसमें से आधे से ज़्यादा एमएसएमई आपको गांव के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब होता क्या है कि एमएसएमई अच्छा खासा चल रहा था,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट होता है, वो है कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ये एमएसएमईज़ बुरी तरह से हिट होते हैं, बुरी तरह से सफ़र करते हैं। अब क्या है, धीरे धीरे यहाँ पर एमएसएमईज़ रिकवर कर रहे हैं, अपने आप को वापस से मजबूत कर रहे हैं, ऐसा हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन अब जब ये वापस से रिकवर कर रहे हैं, तो अगर इनके अंदर हम लोग थोड़ा सा फोकस कर लें क्लीन एनर्जी की तरफ, क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस कर लिया जाए ना, तो बात ही कुछ और होगी। एमएसएमई को बहुत तगड़ा सपोर्ट मिलेगा। इससे क्या होगा, यहाँ पर एमएसएमई को सपोर्ट मिलेगा और साथ ही साथ में देखो, पहली बात क्लीन एनर्जी की बात की जा रही है। सपोज़ एमएसएमई के अंदर यहाँ पर बिजली का इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पर क्लीन एनर्जी का यूज़ करें। यानी कि क्लीन एनर्जी का मतलब जो ग्रीन एनर्जी है, जो सोलर एनर्जी से जनरेट कर रखी है हम लोगों ने, है ना। या फिर आप कह सकते हो कि जो एनर्जी है वो एक रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए। सोलर एनर्जी से, विंड एनर्जी से हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं, तो वो एनर्जी से बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एमएसएमई सेक्टर के अंदर ये क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे एमएसएमई को तो सपोर्ट मिलेगा, सस्ता भी पड़ेगा, और साथ ही साथ में जो हमारा क्लाइमेट गोल है, भारत का आपको पता होगा क्लाइमेट गोल है कि हमें आने वाले टाइम पर 2030 तक क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ एनर्जी का इस्तेमाल करना है। वो टारगेट हम लोग अचीव कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है ना, जब क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल होना स्टार्ट होगा तो लोगों की जो हेल्थ है वो भी इंप्रूव होगी, क्योंकि पोल्यूशन कम होगा। नहीं तो फिर पोल्यूशन जिस प्रकार से होता है उससे क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों की हेल्थ डैमेज हो रही है ना, बहुत सारे लोगों की जान जा रही है इस पोल्यूशन की वजह से। तो ये चीज़ यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। फिर ऑथर यहाँ पर ये मेंशन करते हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, इन स्मॉल बिजनेसेस को एक ग्रीन टेक सपोर्ट प्रोवाइड करवाना चाहिए। क्योंकि हम लोग बात तो कर रहे हैं कि चलो हाँ, एमएसएमई के अंदर क्लीन एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश करो, लेकिन ऐसे कैसे हो जाएगा, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। यहाँ पे एक टेक सपोर्ट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, इनको मदद करनी होगी। वो कैसे की जा सकती है, इसको समझते हैं। अगर आपको कन्वेंशनल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना होगा, आज के टाइम पर आप ऐसी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो जिससे पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, और अब ऐसी एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहते हो जिससे मतलब कि कोई भी पोल्यूशन नहीं हो रहा है, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको इम्प्रूव करने के लिए एक फ़ायदा आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके पास जो फ्यूल की कॉस्ट वगैरह है वो थोड़ी सी कम लग जाएगी। मतलब कि आपको डेफिनेटली फ़ायदा ज़रूर होगा, यहाँ पर पोल्यूशन वगैरह कम होगा, बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलेंगे। लेकिन इस ट्रांजिशन को करने के लिए, मतलब ये काम करने के लिए ना, एक बहुत बड़ा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर जो सपोर्ट है वो हमारी सरकार प्रोवाइड करवा सकती है, और वो जो सपोर्ट है वो टेक्निकल सपोर्ट भी हो सकती है और फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर जो चलो बड़े एंटरप्राइजेस है वो अपने आप में मैनेज कर लेंगे, पैसे का मामला नहीं है, लेकिन उनको टेक्निकल सपोर्ट दो। लेकिन जो छोटे एंटरप्राइजेस हैं उनको यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट की भी आवश्यकता पड़ेगी, फंडिंग की आवश्यकता पड़ेगी। जो छोटे बिजनेसेस हैं वहाँ पे सरकार को क्या करना पड़ेगा, सब नेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर उनको फंडिंग प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, पैसा प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट लेकर आ सकता है। तो छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं ये अगर ग्रीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी को लेकर आते हैं, अपने बिजनेसेस के अंदर उसका इस्तेमाल करते हैं, तो इससे यहाँ पर ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रमोशन भी होगा, लोग यहाँ पर इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारे कंट्री के लिए ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इन कंपनीज़ को सस्ता पड़ेगा, स्टार्टिंग में एक इन्वेस्टमेंट लगेगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगेगा, उसके बाद यहाँ पर चीज़ें अपने आप ढलने लगेंगी। तो यहाँ पे ऑथर मेंशन करते हैं, इसके साथ साथ हमें ज़रूरत है फोकस करना कि हम लोग एमएसएमई की एयर क्वालिटी के ऊपर फोकस करें। यानी कि जो छोटे छोटे बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पर इतना सारा धुआं निकलता है यहाँ से, जो कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन पैदा करता है, और इससे बहुत सारे लोगों की हेल्थ भी डैमेज होती है, बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है। तो हमें ज़रूरत है कि इस एमएसएमई के अंदर से जो धुआं निकल रहा है वो उसको रोका जाए, बेसिकली एयर क्वालिटी के ऊपर फोकस किया जाए। क्योंकि आज के टाइम पर यहाँ पे आप कह सकते हो जो हमारे यहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है, PM 2.5 जो ये डस्ट पार्टिकल है बहुत तेज़ी से रिलीज़ हो रहा है, इसमें एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ी भागीदारी यहाँ पर एमएसएमई की देखने को मिलती है। ठीक है ना। और इसकी वजह से 2019 में आप कह सकते हो 2 मिलियन लोगों की जान को यहाँ पे बुरी तरह से इम्पैक्ट पड़ा था इस पोल्यूशन की वजह से। तो एमएसएमई अगर क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ता है तो कहीं ना कहीं लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ेगी, क्योंकि ओवरऑल एनवायरनमेंट इंप्रूव होगा, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनकी फैमिलीज़ यहाँ पर डेवलप होना स्टार्ट करेंगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। एमएसएमई को ज़रा सा सपोर्ट करने से एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। तो आप इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी पढ़ सकते हो कि हाँ, एमएसएमई को कैसे सपोर्ट किया जा सकता है। फिर उसके बाद में टूल्स एंड ट्रेनिंग जो है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट की है।
ऐसा नहीं आपने सिर्फ पैसा प्रोवाइड करवा दिया बात ख़त्म, नहीं, आपको टूल्स और प्रॉपर ट्रेनिंग भी देनी होगी। अब यहाँ पर इस ट्रांजिशन को, अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन को करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे कि जो MSMEs हैं उनको हम बोल सकते हैं आप रूफटॉप सोलर एनर्जी का यूज़ करो, छत के ऊपर सोलर पैनल्स लगवा लो, ठीक है ना, इस प्रकार से क्लीन एनर्जी को बढ़ा लो। लेकिन यहाँ पर आज के टाइम पर इस मामले में भी गैप काफ़ी ज़्यादा है, बहुत कम ही आपको देखने को मिलेंगे जो कि मतलब क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे होंगे। नहीं तो फिर आप देख पाओगे सभी MSME ज़्यादातर पॉल्यूशन पैदा करती हुई नज़र आती हैं। तो यहाँ पे ऑथर मेंशन करते हैं कि जो टूल्स और ट्रेनिंग है ना, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये MSME को हम लोग दें, ताकि MSME अपने आप को मॉनिटर करे और अपने आप को यहाँ पे डेवलप करे, और साथ ही साथ में क्लाइमेट चेंज वाली जो सिचुएशन है उससे लड़ने में इंडिया की मदद करे, ठीक है ना, ये बात क्लियर होती है। फिर फाइनली यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं कि ये जो ट्रांजिशन होगा, अगर हम लोग क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे तो ऑब्वियस ही बात है इससे कुछ लोगों को फ़ायदा होगा और कुछ लोगों को नुकसान भी होगा। ये चीज़ें कुछ को हर्ट करेंगी, कुछ को थोड़ा सा डैमेज करेंगी। जैसे ऑब्वियस ही बात है, अगर हम लोग अभी कोयले वाली इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सेक्टर ठप होगा, लेकिन दूसरा सेक्टर जो क्लीन एनर्जी वाला सेक्टर है वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो बेसिकली कहने का पर्पज़ ये है कि अगर क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे तो एक तरफ जॉब्स कम होंगी, दूसरी तरफ जॉब्स बढ़ेंगी। लेकिन जहाँ दूसरी तरफ जॉब्स बढ़ेंगी ना, वहाँ पे सरकार को थोड़ा सा और पुश करना होगा, और ज़्यादा सपोर्ट करना होगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आनी पड़ेगी, ताकि जिन लोगों की जॉब्स गई हैं दूसरे सेक्टर से वो भी यहाँ पर अपने आप को इन्वॉल्व कर सकें। तो ये काम किया जा सकता है, ये एक ओवरऑल बैलेंस पर्सपेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पर काम किया जा सकता है, विमेंस को भी स्किल प्रोवाइड करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बेसिकली यहाँ पर ऑथर ने एक दूसरा टॉपिक छू लिया है कि यहाँ पर देखो एक वेल डिज़ाइन स्किलिंग और रीस्किलिंग जो प्रोग्राम्स हैं ये चलाना चाहिए वल्नरेबल कम्युनिटीज़ के लिए। प्लस जो विमेंस हैं, विमेन को सपोर्ट करना चाहिए, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस ग्रुप हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो इस MSME सेक्टर के अंदर जॉब्स ले सकें, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इस प्रकार से MSME के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। इससे काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा, ना केवल पूरे इंडिया को, ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर भी यहाँ पर एक सुधार होगा, प्लस यहाँ पे रोज़गार वगैरह भी काफ़ी तेज़ी से जनरेट होगा। क्लियर हुई इतनी बात? चलो आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। नेक्स्ट एडिटोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर मैं आपके साथ में 4-5 पॉइंट डिस्कस करूँगा टू द पॉइंट, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पे बात की जा रही है चाहबार पोर्ट को रीइन्विगोरेटिंग की जा रही है। रीइन्विगोरेट मतलब यहाँ पर होता है कि देखो यहाँ पर इसको वापस से मतलब जीवित किया जा रहा है, या फिर आप कह सकते हो वापस से स्टार्ट किया जा रहा है। क्योंकि चाहबार पोर्ट देखो भारत ने डेवलप किया है ईरान के अंदर, लेकिन इस पोर्ट के ऊपर लगातार काम नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हम इस पोर्ट को पूरी तरह से डेवलप कर सकें। लेकिन इस पोर्ट के ऊपर कोई भी डेवलपमेंट आपको मतलब लंबे समय से इतना कुछ देखने को मिलेगा नहीं। भारत मतलब ज़्यादा कनेक्टिविटी में यहाँ पर बना हुआ नहीं है ईरान के साथ में। उसके पीछे के कई सारे कारण हैं, वो सारे कारण मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा। लेकिन पहले हम समझते हैं ये आर्टिकल न्यूज़ में क्यों है। क्योंकि रिसेंटली जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज़ हैं, जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, अब ये विजिट करते हैं ईरान में, चाबहार पोर्ट पर घूम रहे होते हैं, जैसा आप लोगों ने पिक्चर देखा है। अब ये 20 अगस्त की बात है। अब चाबहार पोर्ट पर घूमते हुए देख रहे होते हैं कि वाकई में किस प्रकार से जो ये बंदरगाह है वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, कंस्ट्रक्शन कैसा चल रहा है, प्रोग्रेस कैसा चल रहा है। क्योंकि हमारा टारगेट यहाँ पर यही है कि हम लोग इस ओवरऑल पोर्ट को जल्द से जल्द डेवलप कर सके पूरी तरह से। और इसी डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए अभी रिसेंटली 6 जो हार्बर क्रेन्स होती हैं वो यहाँ पर दी गई हैं, ताकि एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। ये क्रेन्स यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई हैं, ठीक है ना। तो ये बात बोली गई। अब यहाँ पे बोला जाता है, ये तो न्यूज़ आपने समझी, अब यहाँ पे बोला जाता है कि जो चाबहार पोर्ट है वो इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इंडिया का स्ट्रैटेजिक विजन क्या है चाबहार पोर्ट को लेकर। तो बहुत सारे विजन है इंडिया का। बेसिकली यहाँ पर अगर एक कमांड चाबहार पोर्ट पर बनता है तो उससे हम लोग ओवरऑल इस एशिया के अंदर एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी को बना सकते हैं। किस प्रकार से, आओ देखते हैं इसको मैप के थ्रू। सबसे पहली चीज़, ये चाबहार पोर्ट आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये हमारा महान भारत नज़र आएगा। इधर आप देखोगे ईरान है, इधर बीच में पाकिस्तान है, इधर अफ़गानिस्तान है। अब ईरान में यहाँ पर किनारे आपको ये चाबहार पोर्ट, ये बंदरगाह देखने को मिलेगा। पोर्ट क्या होता है, ये बंदरगाह होता है जहाँ पे आप लोग सामान वगैरह अगर आपको भेजना होगा तो यहाँ पे सामान भेज सकते हो। जहाँ से व्यापार वगैरह होता है, सामान यहाँ से जाता है, यहाँ पे आता है, ठीक है ना। तो ये जो पोर्ट है ये भारत ने डेवलप किया है। और आप खुद सोचो कि अगर भारत इस पोर्ट को पूरी तरह से डेवलप कर लेता है, इस पर कमांड हमारी अच्छी खासी आ जाती है, तो इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहली बात क्या फ़ायदा होगा, आओ समझते हैं।
अफ़गानिस्तान के अंदर कनेक्टिविटी बनेगी। अभी बीच में पाकिस्तान आ जाता है, इसकी वजह से हम लोग अफ़गानिस्तान के साथ में कनेक्टिविटी नहीं बना पाते। हालांकि अफ़गानिस्तान में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, हमने बहुत सारा बिलियंस ऑफ रुपीज़ यहाँ पर हमने खर्चा है अफ़गानिस्तान के अंदर। तो बेसिकली ये जो चाबार पोर्ट है ना, ये भारत की मदद करेगा कि हम लोग इस पोर्ट से अफ़गानिस्तान के अंदर कनेक्ट हो सकें। और न केवल अफ़गानिस्तान के अंदर, इसी चाबार पोर्ट से हम लोग ऊपर तक कनेक्टिविटी बनाएंगे। क्योंकि आप लोग देखोगे, एक सेकेंड रुको, इस वाले पिक्चर को वापस देखते हैं। यहाँ पे हमने पोर्ट बनाया, सपोज़ कोई सामान हमें अफ़गानिस्तान में पहुँचाना है तो आराम से यहाँ पे पाकिस्तान से जो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हम लोग पोर्ट पर पहुँचाएंगे और यहाँ से इस प्रकार से रेलवे लाइन से पहुँचा देंगे अफ़गानिस्तान के अंदर। अब सपोज़ यहाँ पर जो ऊपर की सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं, ये ऊपर की सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ 5 कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे भी हमें कनेक्टिविटी बनानी है। क्योंकि ऊपर की जो ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं ना, इनके साथ में हमारे रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसको बनाए रखने के लिए हमें एक कनेक्टिविटी चाहिए होगी। अब कनेक्टिविटी यहाँ पे ऊपर से तो कहीं है नहीं, तो ये जो चाबार पोर्ट है एक लौता रास्ता बनता है। अब सेंट्रल एशिया क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हो, ये हुआ इंडिया, इधर पाकिस्तान, इधर अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान में हम लोग आ गए। अफ़गानिस्तान से ऊपर सेंट्रल एशिया के अंदर ये टोटल आपको 5 कंट्रीज़ देखने को मिल जाती हैं। और वो 5 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रही होंगी, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये आपको 5 देश देखने को मिलेंगे। तो इनके साथ रिलेशंस अच्छे हैं, तो इनके साथ में अगर कनेक्टिविटी बनानी होगी तो हमारे पास में कोई वैसे चांस तो है नहीं, लेकिन इस चाबार पोर्ट से हम लोग बहुत आराम से कनेक्टिविटी बना सकेंगे, यहाँ से व्यापार कर सकेंगे। नंबर 2 पॉइंट। तो दूसरा विजन ये हो गया। तीसरा विजन देखो, तीसरा विजन है हमारा INSTC, दैट इज़ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो INSTC आपको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर नज़र आता है ना, ये बेसिकली इंडिया को डायरेक्टली रशिया से कनेक्ट करता है। तो आप कहोगे कैसे, तो देखो यहाँ पे मुंबई का पोर्ट हुआ, इधर यहाँ पर बंदर अब्बास पोर्ट हुआ, फिर उसके बाद में इधर यहाँ पर आप देख पाओगे इधर ये कनेक्टिविटी बनी, इधर अस्त्रखान में कनेक्टिविटी बनी, फिर इधर मॉस्को से कनेक्टिविटी बनी। रिसेंटली INSTC कॉरिडोर न्यूज़ में भी था, क्योंकि एक जहाज़ मॉस्को से निकला और इधर अस्त्रखान होता हुआ बंदर अब्बास पोर्ट होता हुआ मुंबई पहुँचा। तो रिसेंटली INSTC कॉरिडोर न्यूज़ में था काफ़ी ज़्यादा। तो आप लोग एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे, यहाँ पर बीच में बंदर अब्बास पोर्ट या चाबार पोर्ट दोनों का एक बहुत बड़ा रोल है, या फिर ओवरऑल ईरान का एक बहुत बड़ा रोल आपको देखने को मिल जाता है। तो INSTC कॉरिडोर के अंदर भी, यानी अगर हमें रशिया से कनेक्ट करना है तो इसमें भी यहाँ पे जो ये चाबार पोर्ट है, इसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट हम लोग को मिल जाता है। तो ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा, इंडिया का विजन है कि हम लोग इस पोर्ट को डेवलप करें, इसी के मदद से हम लोग व्यापार कर सकेंगे आगे ऊपर और दूसरी कंट्रीज़ तक, सेंट्रल एशिया तक, ये यहाँ पर मेंशन किया जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पर इतनी बात समझ में आई होगी। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको मैप के माध्यम से बता दिए हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया अफ़गानिस्तान में कनेक्टिविटी बन पाएगी, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया INSTC कॉरिडोर के बारे में, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है। फिर उसके बाद में मैंने आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया है सेंट्रल एशिया। देखो सेंट्रल एशिया के बारे में कवर किया गया, सेंट्रल एशिया के साथ में कनेक्टिविटी हम लोग यहाँ से बना पाएंगे। लेकिन अब आते हैं एक मेजर पॉइंट के ऊपर, दिक्कत क्या आ रही है, मतलब क्यों नहीं कर पाए अभी तक ईरान के साथ में। जब हमारे रिलेशन अच्छे हैं तो अभी तक क्यों नहीं कर पाए, वो इस पैरा में समझेंगे। इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि ईरान के ऊपर ना वेस्टर्न कंट्रीज़ का एक बहुत बड़ा दबाव है। वेस्टर्न कंट्रीज़ बोले तो सबसे पहली बात अमेरिका की बात कर लेते हैं। USA के रिलेशन ईरान के साथ में बहुत ख़राब है। आपको पता होगा ईरान के साथ में एक एग्रीमेंट हुआ था, जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, यानी कि ईरान न्यूक्लियर डील। आपको पता होगा ईरान न्यूक्लियर डील बाद में रद्द कर दी गई थी डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू। अब वो डील वापस से हो नहीं पा रही है। इस चक्कर में ईरान के साथ में रिलेशन काफ़ी ख़राब है। इनफैक्ट USA ने ईरान के ऊपर ढेर सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं और ये भी बोल दिया है कि अगर कोई दूसरा कंट्री ईरान से व्यापार करेगा तो उसके ऊपर भी सैंक्शन लगा देंगे। इसकी वजह से भारत एक समय पर बहुत सारा कच्चा तेल लिया करता था ईरान से, बहुत सारा कच्चा तेल हम लोग परचेज़ किया करते थे। लेकिन इस सैंक्शन की वजह से क्या हुआ, हम लोगों ने वो कच्चा तेल परचेज़ करना भी बंद कर दिया और आज के टाइम पर कोई भी कच्चा तेल हम परचेज़ नहीं कर रहे। ईरान के साथ में व्यापार हमारा बिल्कुल ठप सा चलता हुआ नज़र आएगा। तो ये इश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे, यानी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं इनका जो दबाव है, इनका जो प्रेशर है ईरान के ऊपर, इसकी वजह से इंडिया को भी यहाँ पे नुकसान हुआ है। और ये जो ईरान न्यूक्लियर डील है, ये बाद में जो मतलब ईरान न्यूक्लियर डील हो नहीं पा रही है, इसकी वजह से इंडिया को भी नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शन लगे पड़े हैं और अगर कोई दूसरा कंट्री व्यापार करेगा ईरान के साथ में तो उस कंट्री के ऊपर भी सैंक्शन लग जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अपने आप में बना हुआ है।
आई होप आपको यहाँ पर ये बात समझ में आई कि क्यों नहीं डेवलपमेंट हो पाया, प्लस क्या है ईरान न्यूक्लियर डील, प्लस यहाँ पर हमने समझा आगे बाकी सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में, चाबार पोर्ट के बारे में, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल से कवर हो जाती हैं। बाकी इंडिया और ईरान के रिलेशंस के बारे में जानना चाहते हो तो 2-4 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। ईरान एक इंपॉर्टेंट नेबरहुड है इंडिया का, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है, लोकेशन और कनेक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं आपके साथ में डिस्कस कर ही चुका हूँ, क्योंकि ईरान एक ऐसी जगह पर है जहाँ पे हम लोग चाबार पोर्ट को बना रहे हैं जो कि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करेगा, भारत को बहुत ज़्यादा मदद करेगा इसमें, ठीक है ना। पाकिस्तान का फिर कोई रोल रह नहीं जाएगा इसमें, ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा। प्लस यहाँ पे ईरान एक वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ क्रूड ऑयल के स्टेट पर देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पर बहुत सारा कच्चा तेल और नेचुरल गैस आपको देखने को मिलेगा। अगर हम दुनिया भर की टॉप कंट्रीज़ देखते हैं जहाँ पर बहुत सारा कच्चा तेल, नेचुरल गैस मिलता है, तो ईरान है। ईरान से एक समय पर हम लोग बहुत सस्ते में तेल वगैरह परचेज़ किया करते थे, लेकिन आज के टाइम पर हम लोग यहाँ पर इसको परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो एक सस्ता कच्चा तेल यहाँ से मिल तो जाता है, लेकिन इशू आज के टाइम पर ये क्रिएट हो रहा है कि आज के टाइम पर हम लोग बिल्कुल भी व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न मैंने आपको बताया, वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो प्रेशर ईरान के ऊपर वो, प्लस कनेक्टिविटी हम डिस्कस कर ही चुके हैं, INSTC वगैरह के बारे में बात ही कर चुके हैं, तो उसको रिपीट करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो ये पर्टिकुलर एडिटोरियल क्लियर हो चुका होगा। अगर सारी बातें क्लियर हो रही हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ऑल क्लियर ज़रूर से लिख देना। चलो आते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर एडिटोरियल पर। अगला एडिटोरियल क्या है, देखो फ्रीबीज को लेकर आर्टिकल्स वगैरह हैं वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको ये वाला आर्टिकल जो है ना, ये वाला एडिटोरियल है, ये मैंने आपको पेज नंबर 1 पर ही बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर इस रेमेशन वाले मुद्दे को देखने वाला है। बिल्किस बानो केस के बारे में चर्चा की जा रही है, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको डिटेल से समझाया। फिर यहाँ पर आता है एक एडिटोरियल ये वाला, CP राजेंद्रन साहब ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को लिखा है। ये बात करते हैं द केस ऑफ द मिसिंग साइंटिफिक इंडियन। अब क्या ये बोलते हैं, इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर ये बोलते हैं ना कि करेंट टाइम पर, देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया, 75 साल हो चुके हैं देश की आज़ादी को। लेकिन जब आप लोग समय निकाल कर देखोगे ना तो ज़्यादातर कवरेज बाकी सारी चीज़ों पे हो रहा है, लेकिन साइंस के एजुकेशन के ऊपर कवरेज नहीं हो रहा है। साइंस के एजुकेशन को लेकर ज़्यादा काम नहीं किया गया है, साइंस के एजुकेशन के मामले में कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो वो चीज़ यहाँ पर ये दिखाते हैं। इंडिया जो है ना, इस साइंस वाली एजुकेशन को आगे प्रसार करने में, इसको फैलाने में फेल रहा है। साइंस की एजुकेशन लोगों तक नहीं पहुँच पाई है। लेकिन जब बात करते हैं स्यूडो साइंस की, तो स्यूडो साइंस हर जगह पर देखने को मिलेगा, यानी अंधविश्वास वाली साइंस ना हर जगह पर देखने को मिलेगी, लेकिन जो साइंटिफिक साइंस है वो आपको कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी, ये ऑथर मेंशन करते हैं। तो इंडिया फेल रहा किस चीज़ के अंदर, कि हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली साइंटिफिकली जो साइंस है, बेसिकली जो साइंस जो एग्जैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा कुछ फैला पाए नहीं हैं। तो इंडिया के अंदर इसी चीज़ का एक लॉस देखने को मिला है। यही ऑथर मेंशन करते हैं कि यहाँ पे लॉस ऑफ साइंटिफिक टेम्पर देखने को मिलेगा। जो साइंस को लेकर बातचीत है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कम होती हुई नज़र आई है भारत के अंदर पिछले 75 सालों में। साइंटिफिक टेम्पर बेसिकली यहाँ पर बात होती है, एक एटीट्यूड होता है लॉजिकल थिंकिंग का, कि आप किस प्रकार से चीज़ें सोच रहे हो, देख रहे हो, उसके पीछे का कारण है कुछ, हर चीज़ के पीछे यहाँ पर एक साइंस है, उस चीज़ को देख रहे हो। तो इस चीज़ का एक बहुत बड़ा लॉस है भारत के अंदर, ये चीज़ यहाँ पर भारत के अंदर देखने को नहीं मिली है, ऐसा ऑथर मेंशन करते हैं। हालांकि यहाँ पर देखोगे ना तो ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। जब आप लोग फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ोगे तो फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर, फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ पर लिखी हुई है, आर्टिकल 51A के अंदर लिखी हुई है। तुम्हारे संविधान में आर्टिकल 51A में आपको देखने को मिलेगा, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। तो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने का सभी लोगों की एक फंडामेंटल ड्यूटी आपको देखने को मिलती है। साइंस के पर्सपेक्टिव में बात करने की सभी लोगों की एक फंडामेंटल ड्यूटी होती है, लॉजिकल थिंकिंग को लेकर, यानी हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है, उस चीज़ को लेकर सभी के पास में एक फंडामेंटल ड्यूटी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर, अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन हुआ नहीं है, ऐसा ऑथर मेंशन करते हैं। इतने सारे एफर्ट्स लगाने के बाद में भी क्या होता है, कंट्री के अंदर जो साइंटिफिक टेम्पर है वो अभी भी एक बहुत ही ज़्यादा लो लेवल पर है। साइंस के बारे में बातचीत जो हो रही है वो बहुत ज़्यादा लो लेवल पर है। और यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम यहाँ पर साइंटिस्ट के साथ खुद देखने को मिलेगी। जो साइंटिस्ट हैं हमारे कंट्री में और जो साइंस वाली अकेडमीज़ हैं, वो खुद यहाँ पर ये प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। इनफैक्ट यहाँ पर एक साइंटिस्ट है पुष्पा भार्गवा, इन्होंने
एक आर्टिकल लिखा था, एक एडिटोरियल लिखा था 17 जनवरी 2015 में, साइंटिस्ट विदाउट अ साइंटिफिक टेम्पर करके। तो उस आर्टिकल को भी इन्होंने कोट किया। इन्होंने यहाँ पर बोला कि हमारे देश में बल्क में काफ़ी सारे साइंटिस्ट हैं, यानी कि बहुत सारे साइंटिस्ट आपको बल्क में ऐसे देखने को मिल जाते हैं हमारे देश में, जो कि मतलब कहीं ना कहीं उनकी एक हाई पोजीशन भी देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो साइंटिफिक टेम्पर के प्रति कमिटेड नहीं थे। इस साइंस को वो अच्छे से फैला नहीं पाए, ठीक है ना, ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम नज़र आती है। फिर उसके बाद में ऑथर यहाँ पर आगे क्या बोलते हैं, साइंटिफिक टेम्पर मतलब होता है, देखो एक ओपन क्वेश्चन, समझ गए होंगे वैसे तो, यहाँ पर मैंने जो बताया है आपको, एक ओपन क्वेश्चनिंग, एक सीकिंग माइंड होता है, यानी कि जो कि हमेशा सच्चाई की तरफ आगे बढ़ेगा, यानी कि उसके पीछे, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है, एक एविडेंस है, उस चीज़ की खोज करता है, यानी ओवरऑल साइंस की बात जो करी जाती है। तो यहाँ पे जो भार्गवा साहब हैं, इन्होंने भी यहाँ पर एक आर्टिकल लिखा था इससे पहले हिंदू के अंदर, जैसे यहाँ पर इस आर्टिकल के बारे में मेंशन किया गया है। फिर 1994 में भार्गवा साहब ने भी यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया। इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, यहाँ सभी जगह पर से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। फिर उन्होंने यहाँ पर एक आर्टिकल लिखा 2015 के अंदर, फिर से वही वाला आर्टिकल। इसके अंदर यहाँ पर ये बोलते हैं कि इंडिया ने मतलब 2015 तक तो कोई भी नोबेल प्राइज़ विनर को प्रोड्यूस ही नहीं किया। 1930 से हम लोग देख पा रहे हैं भारत के अंदर कोई भी ऐसा साइंटिस्ट नहीं है जिसको नोबेल प्राइज़ मिला हो। तो नोबेल प्राइज़ विनर साइंस के अंदर 1930 से कोई भी प्रोड्यूस ही नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडिया के अंदर साइंस वाला एनवायरमेंट ही नहीं था, साइंटिफिक एनवायरमेंट ही नहीं था। तो 2015 तक यहाँ पर ये मेंशन करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं कि हम लोग को कोई अवार्ड मिला हो, क्योंकि इन्होंने आर्टिकल 2015 में लिखा था। क्यों? क्योंकि साइंस को लेकर इंडिया के अंदर चर्चा कम देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ? अब ऑथर यहाँ पर मेंशन करते हैं अगर साइंस नहीं है तो क्या देखने को मिल रहा है। तो साइंस नहीं दिखने को मिल रही है, तो यहाँ पे इंडिया के अंदर स्यूडो साइंस हर जगह पर है। स्यूडो साइंस मतलब अंधविश्वास वाला आपको बहुत सारा काम देखने को मिलेगा। मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखो हुआ यहाँ पर ये ना कि रिसेंट टाइम पर कोविड-19 काफ़ी तेज़ी से फैला, और कोरोना के फैलते दौरान लोगों ने यहाँ पर अपनी अपनी जो है वो बातें रखनी स्टार्ट कर दी। ये कर लो, इससे यहाँ पर सही हो जाएगा, ये कर लो, इससे यहाँ पर कोविड नहीं पकड़ेगा। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ना वो ग्रो होने लगी, बहुत ज़्यादा होने लगा। स्यूडो साइंस जो है ना वो हर जगह यहाँ पर देखने को मिला। डिसइंफॉर्मेशन बहुत तेज़ी से फैलने लगी, बहुत सारी फेक न्यूज़ यहाँ पर फैलने लगी। जैसे एक न्यूज़ बहुत तेज़ी से क्या फैली थी कि गाय का गोबर लगा लो, गाय के गोबर से नहाओ, कोरोना से मुक्त हो जाओ। ठीक है ना, गाय के गोबर से यहाँ पर मुक्त हो जाओ, ऐसा यहाँ पे बोला गया। देखो बात वो अलग है कि हाँ गाय का दूध है, दूध के अंदर हल्दी है, उसके पीछे यहाँ पर साइंस है कि हाँ वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगा, लेकिन गाय के गोबर से कोविड ख़त्म हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जाता था उस समय पर। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप कह सकते हो स्यूडो साइंस के अंदर आती हैं। ठीक है ना, कि कैसे जो काउ एक्सक्रीटा है वो कहीं ना कहीं एक थ्योरोपेटिक प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। मतलब आप कह सकते हो स्यूडो साइंस को अंधविश्वास नहीं है। मतलब देखो यहाँ पर क्या है ना, एक सिस्टम है, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन उसके अंदर साइंस नहीं है, उसके पीछे का क्या कारण है, क्या लॉजिक है, वो नहीं देखने को मिलता स्यूडो साइंस के अंदर। तो मतलब बस खाली यहाँ पर लोग विश्वास करते हैं, इसके अंदर लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोग यहाँ पर अपने मतलब लंबे समय से ट्रेडिशनल वे में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर अंधविश्वास नहीं कह सकते, बट यहाँ पर अगर हम लोग बोलें तो बेसिकली यहाँ पर कलेक्शन ऑफ बिलीफ इसको बोल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके पीछे कोई लॉजिकल थिंकिंग है नहीं, जिसके पीछे यहाँ पर कुछ भी बेसिक साइंस आपको देखने को मिलेगी नहीं, ऐसा यहाँ पे बोला गया। तो साइंस कम, स्यूडो साइंस ज़्यादा, ऐसा बोलते हैं। डिस इन्फॉर्मेशन आपको भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगी कंट्री के अंदर। डिस इन्फॉर्मेशन जो फेक न्यूज़ वगैरह है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि ऑथर एक सही बात भी मेंशन करते हैं वो यह है कि आप देखोगे ना, एक सही इन्फॉर्मेशन होगी वो बहुत तेज़ ग्रो करेगी, लेकिन कोई डिस इन्फॉर्मेशन जो होगी ना वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाएगी। कोई गलत चीज़ इन्फॉर्म हो रही होगी तो यहाँ पर आप कह सकते हो वो तेज़ी से वायरल हो जाएगी, मिलियंस लोग उसको तुरंत देख लेते हैं। ऐसा यूट्यूब पे भी होता है। एक अगर सही चीज़ होगी ना तो यहाँ पर उसके बाद व्यूज़ आपको कम देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर कोई डिस इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ और चीज़ लगा दी और कुछ और दिखा दिया, तो उसके ऊपर आपको व्यूज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो ये डिस इन्फॉर्मेशन है ये ह्यूमन राइट्स को भी वीक कर रहा है, हमारी डेमोक्रेसी के लिए भी आपको थोड़ा सा खतरनाक ये देखने को मिलता है, ऐसा यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। तो ऑथर यहाँ पर मेंशन करते हैं कि ये जो डिस इन्फॉर्मेशन का सिचुएशन है यहाँ पर हम लोग को काम करने की ज़रूरत है।
हमें ज़रूरत है कि हम साइंस के बारे में थोड़ा सा लोगों को बता सकें। तो ये जो 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस डे हम लोगों ने मतलब 75 साल जो पूरे कर लिए हैं आज़ादी के, तो यहाँ पे सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन और ये झंडा लहराने की बात नहीं है। देखो, इसके अलावा भी हमें काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इंडिया के पास में अभी भी एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है कि हम लोग साइंस और साइंटिफिक चीज़ों के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताएं, लोगों के घरों तक यहाँ पर पहुँचाया जा सके। ये सारी इन्फॉर्मेशन, हर चीज़ के पीछे यहाँ पर एक लॉजिकल चीज़ है, उसको हम लोग बता सकें। आई होप आप लोग को यहाँ पर एक क्लियर हुआ जो भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन किया गया है। तो ये पूरा का पूरा एडिटोरियल था। अब उसके बाद में एक दो छोटे छोटे आर्टिकल्स और हैं, उसको भी फटाफट कवर कर लेते हैं जो रेलिवेंट है। ये तो हम लोगों ने कवर कर ही लिए हैं। उसके बाद एक आर्टिकल, अच्छा इसके ऊपर एक आर्टिकल देखने को मिलेगा सेक्स रेशियो बर्थ वाला, ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। फिर मतलब अभी हम लोगों ने उस आर्टिकल को कवर कर लिया था। देखो, वर्ल्ड पेज पर ना कुछ भी डिस्कस करने लायक नहीं है। पाकिस्तान, ईरान, रशिया, यूक्रेन, वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आर्टिकल मैं आपके साथ में डिस्कस कर ही लिया हूँ। एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आता है, बेनामी लॉ कांट बी अप्लाइड ऑन रेट्रोस्पेक्टिवली। अब बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये हो जाता है। सबसे पहली बात देखो, बेनामी लॉ क्या होता है। बेनामी आपने समझा होगा, देखो कभी प्रॉपर्टी वगैरह परचेज़ की जाती है तो बेनामी प्रॉपर्टी वगैरह भी आपने देखा होगा। बेनामी मतलब उसमें नाम नहीं होता। मतलब कहोगे क्या बात कर रहे हो, बिना नाम के प्रॉपर्टी बिक जाएगी, खरीदी जाएगी? नहीं, नाम होता है, लेकिन जनरली जिसकी प्रॉपर्टी है उसका नहीं होता। मान लो एक व्यक्ति, एक पर्सन ये है, इसके पास में ये प्रॉपर्टी है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है। अब इसने उसमें बेनामी ट्रांजैक्शन कर रखा है, मतलब अपने नाम से ट्रांजैक्शन नहीं किया है, अपने फैमिली मेम्बर किसी दूसरे के नाम से ट्रांजैक्शन करवा दिया, लेकिन प्रॉपर्टी यहाँ पर इसी की है। तो ये बेनामी ट्रांजैक्शन, बेनामी लॉ आपको बेनामी ट्रांजैक्शन देखने को मिलता है। और ये कहीं ना कहीं बेनामी ट्रांजैक्शन को हमारे कंट्री में रोका जाता है। ये चीज़ें बहुत गलत हैं और उसके लिए पर्टिकुलर एक्ट बनाया गया है। वो एक्ट कौन सा है? देखो, सबसे पहले जो एक्ट हमारे पास है वो है बेनामी एक्ट 1988 वाला था, लेकिन साल 2016 में इसके अंदर चेंजेस कर दिए जाते हैं, बदलाव कर दिए जाते हैं। तो उसके बाद से हमारे पास में बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 का लॉ है। यानी यहाँ पे ये बेनामी जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं ना, उसको रोकने का काम करता है। लेकिन जब साल 2016 में जो चेंजेस करे गए हैं, तो इसमें एक चेंज यहाँ पर ये भी किया गया, वो ये है कि इस लॉ को रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बोलता है ये आप रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं कर सकते, और इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 2016 का जो ये चेंज किया गया था इस लॉ के अंदर, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया, असंवैधानिक बोल दिया है। अब ये रेट्रोस्पेक्टिव क्या है, इसको समझते हैं। पहली बात देखो, होता क्या है ना, जो ये नया वाला आपको एक्ट देखने को मिलेगा, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट देखने को मिलेगा, इसके अंदर 72 सेक्शंस है, 72 सेक्शंस। इसका सेक्शन 3 क्लॉज 2 क्या बोलता है कि मान लो कोई व्यक्ति बेनामी ट्रांजैक्शन करता है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी बेची जाती है, उसमें यहाँ पर अपना नाम ना होकर किसी और के नाम से ट्रांजैक्शन होता है, और अगर ये ट्रांजैक्शन 5 सितंबर 1988 से लेकर 25 अक्टूबर 2016 के बीच में हुआ है, तो उस व्यक्ति को भी सज़ा दी जाएगी। तो मतलब यहाँ पे सपोज करो कि मान लो आज कोई केस निकल कर आता है बेनामी ट्रांजैक्शन का, और वो ट्रांजैक्शन इस समय पर हुआ होगा, साल 1988 से लेकर 2016 के बीच में वो ट्रांजैक्शन हुआ होगा, तो मतलब वो पुराना है, केस अब दिख रहा है वो। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, ये जो लॉ तो 2016 में आया है ना, कानून साल 2016 में आया, लेकिन ये सज़ा पहले वाले को भी दे रहा है। तो ये बेसिकली होता है रेट्रोस्पेक्टिव मतलब जो पिछला चीज़ इंक्लूड कर दी गई है उसकी बात की जा रही है। तो पिछले मामले को आप लोग यहाँ पर नहीं देख सकते, ये कानून 2016 का है, तो 2016 में 1988 वाले केस वाले को सज़ा नहीं दी जा सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी चक्कर में यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको बोला कि जो ये अमेंडमेंट किया गया है बेनामी 2016 के अंदर में, ये कहीं ना कहीं रेट्रोस्पेक्टिव, आप कह सकते हो कि रेट्रोस्पेक्टिवली सज़ा दे सकता है, किसी को 3 साल की सज़ा दे सकता है। तो ये यहाँ पर आप कह सकते हो कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक है। क्लियर हो गया? मतलब आप कोई केस आ रहा है, 2016 का केस है, 2016 में यहाँ पे लॉ आता है, ये अमेंडमेंट किया जाता है 2016 में, लेकिन मान लो केस 1988 का है। अब उस केस को देखते हुए किसी को 3 साल की सज़ा दोगे, पुराने केस को देखते हुए, यानी पास्ट के अंदर, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब जो पास्ट वाली सिचुएशन के अंदर कोई केस हुआ होगा, तो पुराने केस को देखते हुए कोई सज़ा दोगे तो यहाँ पर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही माना जाएगा। क्लियर हो गया? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उस समय कोई कानून था ही नहीं इस प्रकार से, और अब आपने यहाँ पर 2016 के अंदर ये कानून बनाया, और अब 2016 के अंदर बनाया तो आप पिछले वाले को भी, उस समय जब कोई लॉ नहीं था तो उस वाले को टारगेट करोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता।
तो ये यहाँ पर हमारे जज भी बोलते हैं, अ पर्सन शुड बी कॉन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, नो पर्सन, अ पर्सन नहीं, नो पर्सन, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मतलब ऐसे ऑफेंस में दोषी साबित नहीं हो सकता उस समय के ऑफेंस में जब आप कह सकते हो कि वो कोई ऑफेंस था ही नहीं, उस लॉ के अंदर कोई ऑफेंस था ही नहीं ऐसा, और अब यहाँ पर आप उसको बोल रहे हो ऑफेंस है वो, मतलब कि उस समय का कोई केस आता है। तो जैसा आपको पता होगा वोडाफोन के साथ में हुआ था, वोडाफोन का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन वाला मामला था, याद आ रहा होगा आपको कि वोडाफोन से मतलब टैक्स वाला लॉ बाद में आता है चेंजेस करके, और वोडाफोन जब से बना है तब से उसका पिछला टैक्स भी मांगा जाता है। तो वोडाफोन बोलता है भाई जब से आप लॉ लेकर आ रहे हो आप अब से टैक्स ले लो, पिछला क्यों ले रहे हो, पिछला तो हम दे नहीं सकेंगे। ऐसे यहाँ पे बोला गया पिछला मैटर को छोड़ो और जब लॉ आया तो उसके हिसाब से यहाँ पर तब से काम करना स्टार्ट करो, वैसे रेट्रोस्पेक्टिव वाला मामला ख़त्म करो। तो बेनामी लॉ कांट बी अप्लाइड ऑन रेट्रोस्पेक्टिवली। तो कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, क्या बेनामी ट्रांजैक्शन में व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है, ये बात यहाँ पर सेक्शन के अंदर मेंशन है, और वो इस सेक्शन में मेंशन है जो नया सेक्शन लेकर आया गया है, इससे 28 साल पहले की घटना है। तो यहाँ पर सेक्शन अब आ रहा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लगा सकते, ठीक है ना। मतलब लॉ अब आ रहा है और यहाँ पे पहले का मतलब कानून अब बना और ट्रांजैक्शन पहले हो चुका है, तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे, ये यहाँ पर मेंशन किया जाता है। तो रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब समझना था, बेसिकली आप समझ गए होंगे, क्लियर हो गया। ये पूरा का पूरा आज का हमारा इंपॉर्टेंट सा डिस्कशन था। अब फाइनली हम लोग अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देखते हैं। मेंस का क्वेश्चन मैं आपको दे ही चुका हूँ। तो आज का प्रीलिम्स का क्वेश्चन ये था कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसको लॉन्च किया गया है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस पर 2015 पर। दूसरा सेंटेंस बोलता है, दूसरा स्टेटमेंट बोलता है ये जो अलायंस है इसके अंदर यूनाइटेड नेशन के सभी मेंबर कंट्रीज़ देखने को मिलते हैं। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा, तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट ए कह सकते हो आप, वन ओनली। तो वन जो है इसका करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया गया था यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस पर ही 2015 के अंदर जो ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।